तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए फिर नागराज की स्टोरी लेके आया हूँ। त्रिफना, ये नागद्वीप का तीसरा भाग है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तू जीवित नहीं बच पाएगा नागराज, मेरी कुंडली तेरी हड्डियों का चूर्ण बना देगी। नागराज बेहोश हो रहा है। दादाजी कुछ करिए, कालदूत को रोकिए। पता नहीं मेरे पास महात्मा कालदूत को रोकने लायक शक्ति है भी या नहीं, लेकिन मैं प्रयास अवश्य करूंगा। होम प्रचंड चंड चंडिका चामुंडी तिलिस्मी रुद्राक्षाय ऊर्जाम प्रभावित। रुद्राक्ष तिलिस्म के ऊर्जावार से कालदूत तड़प उठे। रुक जा वेदाचार्य, वरना मुझे तुझको भी मारना पड़ेगा। मुझको विवश न कर। नागराज से पहले मेरी जान जाएगी। स्वामी से पहले सेवक मरेगा। नगीना के गुलाम बने होने के कारण बावजूद कालदूत ने कुछ हद तक होशावास कायम रखे थे। दादा वेदाचार्य, आप अपने वार रोक दीजिए। आपके वारों के जवाब में महात्मा कालदूत महानगर में तबाही फैला रहे हैं। मैं खुद इनसे निपटने का कोई रास्ता तलाश लूँगा। नागराज संभालो अपने आप को। अगर कालदूत जीत गए तो ये इनकी जीत नहीं, हार होगी। हम सब की हार होगी, धर्म की हार होगी और चारों तरफ तांडव करेगा अधर्म। सिर्फ तुम ही अधर्म को रोक सकते हो नागराज, सिर्फ तुम। मैं जीतूंगा, मैं इस कुंडली से छूटूंगा। महात्मा कालदूत एक सांप है और सांप की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। नागराज ने किसी तरह से एक हाथ बाहर निकाला। सांप की दुम पर पड़ी चोट को सांप बर्दाश्त नहीं कर पाता। महात्मा कालदूत भी सहन नहीं कर पाएंगे और कुंडली खुल जाएगी। खुल गई बंद कुंडली, लेकिन दुम पर चोट पड़ने से हर सांप बिफर उठता है। कालदूत भी और उग्र हो गए हैं। हमने तुझको बहुत मौके दिए नागराज, तुझ पर कोई घातक वार सिर्फ इसलिए नहीं किया ताकि तू विसर्पी को हमारे हवाले कर दे, लेकिन अब हम विसर्पी को तेरी मौत के बाद ही मारेंगे। हम तुझ पर घातक त्रिघन का वार करेंगे। इस वार से तो तू क्या इंद्र भी नहीं बच सकता। मर नागराज मर। ओह नागराज, यह क्या विसर्पी और भारती दोनों ही गस खाकर गिर रही है। शायद इनको नागराज की मौत का यकीन हो गया है, लेकिन मेरे रहते नागराज नहीं मर सकता। मैं रोकूंगा कालदूत को अपने अंग वस्त्र के पास से। इसकी जकड़ से कालदूत भी नहीं छूट पाएंगे। तेरा वस्त्र पास भी तेरे तिलिस्मी ज्ञान की तरह विलक्षण है वेदाचार्य, लेकिन तुझमें एक कमी है। तू अंधा है, अपनी मानस तरंगों की मदद से देखता है। ले मैं तेरी मानस तरंगें ही रोक देता हूँ। ओह मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मैं जानता हूँ, अब तू अपनी तरफ आता ये वार भी नहीं देख पाएगा। नागराज की मौत देखने के लिए अब कोई भी होश में नहीं था। होश में अगर भी अभी भी कोई था तो सिर्फ कालदूत और नागराज। कालदूत के वार से बचने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है। कालदूत को अंकुश की दास्ता से मुक्त कराना होगा, लेकिन यह काम मैं कैसे करूं? कैसे कालदूत के मस्तिष्क का संपर्क अंकुश के संकेतों से काटूं? नागफनी सर्प इनको काट नहीं सकते, मेरे सर्प बेअसर है। ओह अब तो मेरे हाथ पैर भी सुन्न हो रहे हैं। हृदय रक्त का संचार नहीं कर पा रहा है। सुन्न, हाँ ये एक रास्ता है। वाह, अब मैं कालदूत को अंकुश की दास्ता से मुक्त कर दूंगा। नागफनी सर्प कालदूत की पूंछ पर जा कसा और पूंछ में हो रहा रक्त संचार रुक गया। साथ ही साथ अंकुश के वे संकेत भी रुक गए जो रक्त के माध्यम से कालदूत के मस्तिष्क तक पहुंचकर उनको गुलाम बनाए हुए थे। महात्मा कालदूत का दिमाग अंकुश की गुलामी से आज़ाद होने लगा। दिमाग पर पड़ा बोझ हट रहा है। अब मैं स्पष्ट रूप से सोच समझ सकता हूँ। हम तुम्हारा धन्यवाद भी करते हैं नागराज और तुमसे क्षमा भी मांगना चाहते हैं। हम सब कुछ देख और समझ रहे थे, लेकिन अंकुश के कारण नगीना का आदेश मानने को मजबूर थे। बातें बाद में करिएगा महात्मन, पहले अपनी पूंछ से उस अंकुश को तो निकाल फेंकिए। उसको सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं, वरना अगर नागफनी सर्प की जकड़ ढीली हुई तो फिर से मेरी और विसर्पी की जान पर बन आएगी। अवश्य नागराज अवश्य। और आप दोनों कहाँ चले गए थे दादा वेदाचार्य? मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था। हमारा नागपाशा के गुरुदेव ने छल से अपहरण कर लिया था नागराज। हम उसकी प्रयोगशाला में बंदी थे। गुरुदेव ने? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? आपसे भला उसको क्या काम पड़ गया था दादा वेदाचार्य? जवाब में वेदाचार्य नागराज को सारा घटनाक्रम सुनाते चले गए। और अब चौंकने की बारी कालदूत की थी। हमारा पता ये गुरुदेव क्यों जानना चाहता था? हम तो उसको जानते तक नहीं। नागराज के वंश की पांडुलिपि के अनुसार आपके पास एक मूर्ति है त्रिफना सर्प की, वह उसी को हासिल करना चाहता है।
त्रिफना नागराज के वंश वालों को इस विषय में कैसे पता चला, क्योंकि त्रिफना के 3 सिरों पर स्थापित मणियां नागराज के खानदानी खजाने में है। किसी राजा सुमेरनाथ ने नागराज के एक पूर्वज राजा अक्षराज को वे मणियां उपहार स्वरूप प्रदान की थी। ओह, तो उस रुद्र ने मेरे साथ चाल चली थी। वह मणियां भी उसने पृथ्वी पर ही भिजवा दी थी। किस रुद्र ने महात्मन, यह सब क्या रहस्य है? आपने अपने बारे में हमको कभी कुछ नहीं बताया। आप 3 शरीर वाले कैसे हो गए और इतनी शक्तियां आपके पास कहाँ से आई? बताऊंगा विसर्पी, लेकिन अभी उसका समय नहीं है। अभी हमको नागद्वीप पे जाना है। या तुम भूल गई हो कि नागद्वीप की पूरी प्रजा अभी नगीना की गुलाम बनी हुई है? नहीं महात्मन, प्रजा हमेशा मेरा पहला उत्तरदायित्व रही है और रहेगी। मैं भी साथ चलूँगा महात्मन, क्योंकि एक तो मुझे नगीना से अपने उस खजाने को वापस लाना है जो अब हमारे देश की अमानत है, और दूसरे, नगीना का तांत्रिक अंकुश मुझ पर असर नहीं करेगा। मैं नगीना को पकड़ने में आपकी मदद कर सकता हूँ। हम भी नागद्वीप चलेंगे महात्मा कालदूत, और हमारे नागद्वीप जाने का कारण आप सबके कारणों से बड़ा है। वह क्या वेदाचार्य? नागपाशा और गुरुदेव इस वक्त नागद्वीप में है, और उनके बारे में जितना मैं जानता हूँ उतना और कोई नहीं जानता। ठीक है, हम तुम सबको अपनी योग माया से नागद्वीप ले जाएंगे। चलो। नागद्वीप में खतरा अपने पैर फैलाता जा रहा था। अद्भुत, आश्चर्यजनक। तुमने, मेरा मतलब आपने इतनी जल्दी यहाँ पर यंत्र भी खड़े कर दिए, कैसे? और इस गोले के अंदर क्या तैर रहा है? इस गुफा की चट्टानों में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद है विसंधर। उसी से मैंने ये यंत्र बनाया है, और इस गोले के अंदर जो बन रहा है वह कुछ ही घंटों में अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा। तब तक इंतजार क्यों करें गुरुदेव? तब तक मैं जाकर नगीना को ठिकाने लगा आता हूँ। जाऊँ? इस गुप्त स्थान से बाहर निकलने की मूर्खता मत करो। जब तक उसके पास तांत्रिक अंकुश है तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे भी नगीना कुछ घंटों के बाद अपने आप हमारे काबू में आ जाएगी। गुरुदेव, गुरुदेव, केंटुकी, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो दोनों बच गए गुरुदेव। वेदाचारी और भारती भाग गए। मैंने तुझसे उनको मारने के लिए कहा था और तूने उनको भगा दिया। अब उनके बदले तू मरेगा केंटुकी। माफ़ कर दो गुरुदेव, इस बार जान बख्श दो। आपकी कसम, आइंदा ऐसी भूल नहीं होगी। इस बार बख्श दी, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। वेदाचार्य को पता है कि मैं नागद्वीप आया हूँ। वह भी मेरे पीछे जरूर आएगा और अपने तिलिस्मी यंत्रों के जरिए इस गुप्त स्थान को जरूर ढूंढ निकालेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी यंत्र की प्रक्रिया पूरी होने में थोड़ी देर है। विसंधर, तुम बाहर जाकर पूरी स्थिति पर कड़ी नज़र रखो, और कोई भी नई घटना घटते ही मुझसे तुरंत संपर्क करना। जाओ। महात्मा कालदूत के साथ विसर्पी, नागराज, वेदाचार्य और भारती नागद्वीप पहुंच चुके थे। खतरा दो तरफ है महात्मा कालदूत, नगीना और नागपाशा। हमको भी दो गुटों में बढ़ जाना चाहिए। भारती के साथ मैं नागपाशा एवं गुरुदेव की खोज में जाता हूं, और आप लोग नागद्वीप वासियों को नगीना से छुटकारा दिलाइए। आप ठीक कह रहे हैं वेदाचार्य। वैसे चिंता की बात नहीं है। त्रिफना को सिर्फ राजदंड पाकर ही हासिल किया जा सकता है, और राजदंड नागपाशा का कभी नहीं हो सकता। भारती, तुम सामान लाना भूली तो नहीं? नहीं दादाजी, हम गुरुदेव की प्रयोगशाला से निकलकर सबसे पहले घर ही इसलिए थे ताकि मैं फैसलेस की पोशाक और आपके कुछ तिलिस्मी यंत्र ले सकूं। सब कुछ इस पाउच बेल्ट में मौजूद है। अति उत्तम। अब तुम तुरंत फैसलेस की पोशाक पहन लो। मैं नहीं चाहता कि इस बार तुम भारती के रूप में नागपाशा और गुरुदेव के सामने जाओ। जैसी आपकी आज्ञा गुरु दादाजी। कालदूत, नागराज और विसर्बी भी रणनीति पर विचार कर रहे थे। नागीना के पास अद्भुत रत्नों की भी शक्ति है और अंकुश भी। साथ ही साथ पूरी नागद्वीप की प्रजा उसके साथ है। हमको जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना होगा। राजदंड, हाँ, राजदंड को नगीना नहीं उठा सकती। वह अभी भी वहीं पर होगा जहाँ पर मैंने उसे गिराया था। एक बार वह राजदंड मेरे हाथ में आ गया तो उसकी शक्ति नगीना पर हावी हो जाएगी। तुम ठीक कह रही हो विसर्पी। आओ, हम वहीं चलते हैं। राजदंड वहीं पर था। आहा, अब नगीना नहीं बचेगी। लेकिन तभी विसर्पी लेकिन नागराज विसर्पी को बचा नहीं पाया। वार होते रहे, बेशुमार चट्टानें गिरती रही और समतल सतह पर एक नया पहाड़ खड़ा हो गया। देखा कालदूत, मर गई विसर्पी और मर गया नागराज। अब राजदंड मेरा है। मैं अपने मुंड के जरिए तुम सबकी हर हरकत पर
पल पर नज़र रखे हुई थी। अब मैं बनूंगी सामग्री और नागद्वीप का भी खजाना होगा मेरा, सिर्फ मेरा। बहुत अपराध कर लिए तूने, अब तेरे हिस्से में सिर्फ मौत आएगी नगीना। मेरा समय व्यर्थ मत कर, पहले मेरे अंकुश से बच ले, उसके बाद मुझे मौत देने की सोचना। ओह, यह अंकुश तो किसी ढीठ बच्चे की तरह वार खाकर भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मुझे इसको अपने शरीर में धंसने से रोकना होगा, वरना मैं फिर नगीना का गुलाम बन जाऊंगा। मुझे रोकने वाला अब कोई नहीं है। ये चट्टानें एकाएक कांपने क्यों लगी? ये तो हवा में उठ रही है कैसे? तो तू बच कैसे गया नागराज? अद्भुत है तेरी शक्ति। चट्टानों के एक पूरे टीले को तूने तिनकों की तरह हवा में बिखेर दिया। मेरे साथ साथ विसर्पी भी बच गई है नगीना। अब तेरी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। खजाना और अंकुश मेरे हवाले कर दे। विसर्पी बच जरूर गई है नागराज, लेकिन अभी वह बेहोश है और इस वक्त उसको अंकुश का गुलाम बनाना बहुत आसान है। उसके बाद ये खुद ब खुद राजदंड मुझको सौंप देगी। नागराज के रहते तेरा कोई भी वार विसर्पी तक नहीं पहुंच सकता। तूने अंकुश अपने शरीर पर झेल लिया, यानी अब तू मेरा गुलाम बन गया है। वाह वाह, ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया? विसर्पी को मारने के चक्कर में मैंने इस बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया था। ये अंकुश मुझ पर बेअसर है नगीना। जिसने तुझे यह अंकुश दिया है उसने ही मुझे इससे मुक्त रहने का वरदान भी दिया है। ओह, लेकिन कुछ भी हो, तुझे मेरे और विसर्पी के बीच से हटना होगा। अभी मेरे पास गुलामों की फौज है और मैं उस फौज से तू भी नहीं जीत सकता। गुलामों आए स्वामिनी, अब मैं देखती हूँ कि तू विसर्पी की रक्षा कितनी देर कर पाता है। ओह, नागार्जुन, सिंह नाग और नागप्रेती नगीना का आदेश मिलते ही मेरी तरफ बढ़े आ रहे हैं। महात्मा कालदूत, विसर्पी की रक्षा अब आपको करनी होगी। मैं तो खुद अंकुश से निपटने में व्यस्त हूँ। नागराज, मैं विसर्पी की निगरानी भला कैसे कर पाऊंगा? तब तो मुझे ही विसर्पी की सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। एक बार फिर देव कालजयी द्वारा दिए गए विशेष नागफनी सर्पों का प्रयोग में लाना होगा, क्योंकि ये किसी भी तंत्रवार को रोक सकते हैं। ओह, मेरा अंकुश इस सर्प कवच को भेद नहीं पा रहा है, लेकिन मैं वार करती रहूंगी। देखती हूँ ये कवच कब तक मेरे तांत्रिक अंकुश को रोक पाता है। नागराज ने विसर्पी को तो बचा लिया था, लेकिन खुद मुसीबत में फंस गया था। मुझे इनके वारों का जवाब देते हुए इनको अंकुश की दासता से मुक्त भी करना है। कोई तरीका जल्दी ही सोचना होगा। इसके मस्तक में अंकुश धसे हैं, इसलिए इन पर वह तरीका आजमाना पड़ेगा जो मैंने गरलगंड पर आजमाया था। सूक्ष्म सर्पों द्वारा अंकुश को ढक कर उसका संपर्क इनके शरीर से काटना होगा। लेकिन ये काम होगा कैसे? नागार्जुन मेरे सर्पों को इन तक पहुंचने से पहले ही काट रहा है। इनको बाण चलाने से रोकना होगा। सर्प सेना तो यह काम कर नहीं सकती, इसलिए यह काम मेरी विष फुंकार करेगी। अब मैं इनके मस्तक में सूक्ष्म सर्प घुसा सकता हूँ, लेकिन तभी नागप्रेती, मुझे खाने की कोशिश मत कर, वरना मोम की तरह पिघल जाएगा। नागप्रीति को मैं आत्महत्या नहीं करने दूंगा, लेकिन मुझे खाने के चक्कर में यह मेरे पास आ गया है और मेरे सूक्ष्म सर्क इसके अंकुश तक पहुंच गए हैं। अब नागप्रीति नगीना का गुलाम नहीं रहेगा। शाबाश नागदेव, अब सर्पराज और मैं मिलकर इसको चीर डालेंगे। ओह, ये मुझ पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं और मैं इनको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। अगर इनको मुक्त करने में इतनी मुसीबत है तो मैं नागद्वीप की पूरी जनता को अंकुश से भला कैसे मुक्त करा पाऊंगा? वेदाचार्य और फैसलेस नागपाशा को ढूंढ रहे थे। ऐसे गुरुदेव और नागपाशा को ढूंढने में तो बहुत वक्त लगेगा दादाजी। आखिर हम छिप छिप कर क्यों बढ़ रहे हैं? हमको नागद्वीप के किसी भी वासी के सामने नहीं आना है फैसलेस, वरना हमारा समय उनसे निपटने में ही बेकार हो जाएगा। और मुझे अब वेदाचार्य का हो दादाजी नहीं। लेकिन इतने बड़े द्वीप में हम उन दोनों को ढूंढेंगे कैसे? गुरुदेव और नागपाशा की मानस तरंगों से मैं 500 गज की दूरी से उनकी तरंगे ग्रहण कर सकता हूँ। बस एक बार हम उनसे 500 गज के दायरे के अंदर आ जाएं तो आहा, मैं उनकी तरंगे ग्रहण कर रहा हूँ, वे कहीं आसपास ही हैं। वेदाचार्य, चारों के साथ राजतांत्रिक विसंधर ऐसा ही सुलूक करता है। चोरों के साथ राजतांत्रिक विसंधर ऐसा ही सुलूक करता है। और ये हाल करता हूँ मैं उनका जो बिना चेतावनी दिए किसी पर वार करते हैं। तूने मेरा जबड़ा तोड़ दिया, मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। ये फेसलेस की पोशाक है विसंधर, ये तुम्हारे जैसे 100 तांत्रिकों के वारों को एक साथ झेल सकती है, लेकिन तुम इसका एक वार भी नहीं सह सकते। मेरा दंड, मेरा
मंत्र दंड गिर गया। जब मैं राजा बन जाऊंगा तब इस धृष्टता के लिए तुझे मृत्यु दंड दूंगा। तू राजा तो क्या, राजा का द्वारपाल बनने योग्य भी नहीं है। तुम बच गए, मेरे तांत्रिक वार से बच गए। हम यहाँ पर ऐसे तांत्रिक वार खाने की तैयारी करके आए थे, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं। तुम तो वही हो जो मुझे नागद्वीप के पास के एक द्वीप पर मिले थे, जहाँ पर तुम किसी किस्म का षड्यंत्र बना रहे थे। तुमने मुझे मारने की कोशिश भी की थी। मुझे उस वक्त भी आभास हो रहा था कि तुम एक इच्छाधारी नाग हो और गद्दार हो, और आज भी हो रहा है। नागपाशा और गुरुदेव की मानस तरंगे मुझे मिल रही है और आसपास सिर्फ तुम हो। जाहिर है कि उन्होंने तुमको पहरे पर तैनात कर रखा है। इस बुढ़े का दिमाग तो जासूसी है। अब तुम हमको बताओगे कि वे दोनों नागद्वीप पर आकर कौन सा जाल फैला रहे हैं। बताओ। विसंधर के हाथ से मंत्र दंड गिर गया तो तुमने उसको असहाय समझ लिया। अब तुमको इस गलती पर पछताने का मौका नहीं मिलेगा। अब गुरुदेव और नागपाशा जी के सामने तुम दोनों की लाशें ही जाएगी, और नागद्वीप में ही नागदेव की दाढ़ी से तो मैं इच्छाधारी कणों में बदल कर बच जाऊंगा, लेकिन उसके बाद क्या करूंगा। नागार्जुन तो फिर से होश में आ गया है। अगर मैं सतर्क ना होता तो मेरी गर्दन धड़ से जुदा हो गई होती। अब ये चारों एक साथ मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। तीव्र विष फुंकार का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन गरुड़ दंड की वायु फुहार ने विष फुंकार को बिखेर दिया। ओह, मुझे इनसे लड़ाई नहीं लड़नी, बल्कि इनको अंकुश से मुक्त करना है। अंकुश इसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। अगर किसी तरह मैं वह कंट्रोल हटा सकूं तो एक तरीका है सम्मोहन से मैं इनके दिमागों को वश में कर सकता हूं। देखना यह है कि अंकुश की तंत्र शक्ति और मेरे सम्मोहन के टकराव में कौन जीतता है। नागराज की आंखें दहक उठी और चारों के बढ़ते कदम रुक गए। रुक जाओ, अंकुश का प्रतिरोध करो, निकाल फेंको इसे अपने मस्तकों से। हम अंकुश को निकाल देंगे। वाह, सम्मोहन असर कर रहा है। यह दृश्य देख रही नगीना चौंक उठी। नहीं, आगे बढ़ो गुलामों, चीर डालो नागराज को। अंकुश का पल्लड़ा भारी हो गया। इनके वारों से मुझे तकलीफ तो ज़रूर हो रही है, लेकिन मुझे अपने सम्मोहन को टूटने नहीं देना है, बल्कि इसे और तीव्र करना है ताकि सम्मोहन अंकुश पर हावी हो सके। रोक दो वार, निकाल फेंको अंकुश को। नहीं, नागराज के टुकड़े टुकड़े कर दो। तुम्हारा दुश्मन अंकुश है, नागराज नहीं। खींच डालो उसे शरीर से बाहर। कसमकस जारी थी। कभी अंकुश की शक्ति भारी पड़ रही थी, कभी नागराज का सम्मोहन, लेकिन इच्छा शक्तियों के इस युद्ध में जीत नागराज की ही हुई। तेरे सम्मोहन ने मेरा तंत्र तोड़ डाला, लेकिन तेरा ये प्रयास व्यर्थ है नागराज, क्योंकि मैं इन पर दोबारा वार करके इनको अपना गुलाम बना लूंगी। अब ऐसा नहीं होगा नगीना। तेरा कोई भी अंकुश नागराज नाम की दीवार को पार नहीं कर पाएगा। अब तुझे अंकुश छोड़ना होगा नगीना, वरना इस अंकुश का खतरा बना रहेगा। इस अंकुश को मेरे हाथों से दुनिया की कोई भी शक्ति गिरा नहीं सकती नागराज। हाँ, अगर मैं इसे खुद छोड़ दूँ तो और बात है। अगर मैं इन सबको गुलाम नहीं बना सकती तो इनको होश में भी नहीं रहने दूंगी। मारो मारो, काट डालो, खत्म कर दो। अब ध्यान से सुन नागराज, सुन ले कोलाहल। तेरी मौत की आवाज़ है ये, क्योंकि अब पूरी नागद्वीप की प्रजा मेरे आदेश पर तेरे चिथड़े करने आ रही है। देखे कि तू कितनों को सम्मोहित कर पाता है। और वहाँ से थोड़ी दूर पर इससे पहले कि ये कुंडलियाँ हमारी हड्डियाँ तोड़ दे, अपना वार कर दो फेसलेस। वेदाचार्य का आदेश मिलते ही फेसलेस की पहुँच से एक यंत्र बाहर जमीन पर आ गिरा। ये है तेरा वार, मेंढक जितना बड़ा यंत्र। तुम्हारी तरह इसको भी मैं चूर चूर कर दूंगा, लेकिन इससे पहले कि विसंधर का संपर्क तिलिस्मी यंत्र से हो पाता, एक तेज बवंडर ने उसको हवा में उछाल दिया। ये तंत्र सिर्फ 1 मिनट तक तुझको हवा में उठाए रखेगा, फिर ये अपने आप बंद हो जाएगा। और तू ही सोच कि जब तू इतनी ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो तेरा क्या हाल होगा। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत जल्द इसका नेक्स्ट भाग लेके आऊँगा। धन्यवाद।